हमारे साथ मौजूद है के राय, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और मेरी माँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जाकर स्थायी रूप से बसे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा काल पूरा करके मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। मेरा सफर रासुका लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लोगों पे, गैंगस्टर लगा लोगों पे, गुंडा एक्ट लगा लोगों का, जिला बदल हुआ, सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का। नुपुर शर्मा के एक बयान पर अल्पसंख्यकों में बड़ा आक्रोश था। उनकी बीवी और बच्चों को ले आकर सिविलाइज महिला थाने में बहुत गैर कानूनी तरीके से रखा गया। उसमें हम लोगों ने जेल में रहने के बाद रिहा हुए और आज भी अपने को इस लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज नजरिया की इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर के राय, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर से भी जाने जाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आपका सर के राय साहब। तो आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए शुरू से कि कैसे आपका ब्रॉटअप हुआ। दरअसल मेरा परिवार हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ईस्ट बंगाल से बतौर रिफ्यूजी भारत में प्रवेश किया। हम लोग घूमते ढाका और बारिशाल से हमारे पिता का जन्म स्थान था, माँ का जन्म स्थान, और एक शरणार्थी के रूप में इस देश में हम लोगों का स्वागत किया और संघर्ष करते हुए मेरे पिता मेरी माँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जाकर स्थायी रूप से बसे। एक चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में उन्होंने अपने पेशे को स्थापित किया और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां के टॉलेटिया में पदाधिकारी रहे और इज्जत शोहरत पैसा सब कमाया। उन्हीं लोगों की प्रेरणा से और जो सामाजिक परिवेश था उससे मऊ जिले के एक छोटे से कस्बे में पढ़ते हुए आजमगढ़ शहर के डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए, क्योंकि हम मार्क्स बहुत अच्छे थे, यूनिवर्सिटी में पोजीशन थी, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और इलाहाबाद के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल जी झा में मैं बतौर इनमेट रहा 1980 में। और फिर लॉ की पढ़ाई में मैंने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन प्राप्त की और मैं चांसलर गोल्ड मेडल मुझे मिला। फिर क्योंकि छात्र राजनीति में प्रवेश कर चुका था तो मुझे फिर यूनिवर्सिटी में बने रहने के लिए एमए करना पड़ा। एमए हिंदी में मेरी विश्वविद्यालय में तीसरी पोजीशन थी और एक प्रगतिशील छात्र संगठन के नाम से, एक ऐसे छात्र संगठन से मैं जुड़ा, एक कार्यकर्ता के बतौर जो एक नए समाज का सपना देख रही थी, जो बनाए एक पुराने ढर्रे पे चल रहे जो सामाजिक गतिविधियां थे उसके विकल्प में एक क्रांतिकारी रुझान वाली राजनीति करना चाह रही थी। उस राजनीति से हम जुड़े हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशील विद्यार्थी थे, संघर्षशील विद्यार्थी थे और जिनके मन में हमारी आपकी तरह से एक नए समाज का सपना था, उस संगठन से जुड़े और उस संगठन के बैनर से हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और एक सीरीज था, हम लोगों का एक सिलसिला था पूरे उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय में। एक जमाने में हम लोगों का ये प्रगतिशील छात्र संगठन जो रेडिकल लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था वो छा गया और पूरे विद्यार्थी राजनीति और पूरे युवा जो राजनीति थे उसको बहुत हद तक प्रभावित किया और उस सिलसिले में बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हमारे संगठन से पत्रकार हुए, साइंटिस्ट हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, आईएएस पीसीएस और विभिन्न प्रांतीय और आज की यूपीएससी यूपीपीएससी की सेवाओं में चयनित हुए और एक अच्छी छवि के साथ फिर उन्होंने समाज में विभिन्न जगहों पर हमारे साथ, हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों ने योगदान किया समाज का। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा काल पूरा करके मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। मेरा सौभाग्य था कि मेरे जो गुरु थे श्री रवि किरण जैन, वो मानवाधिकार के सवाल पे बड़ी जबरदस्त संवेदना थी, बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश और जुनून था। वो चाह रहे थे कि जिस तरह से जुल्म और ज्यादती हो रही है गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों,
और मेहनतकश लोगों पर उसके खिलाफ मानवाधिकार के मोर्चे और मंच से उन्हें कुछ उनके जो हक हैं, जो संविधान के और कानून के जरिए उन्हें दिए गए, उन्हें दिलाया जाए। तो उस समय मैं उनके साथ पीयूसीएल में एक्टिव हुआ। पीयूसीएल एक बहुत नामी गिरावी हिंदुस्तान का मानवाधिकार संगठन था, जिसको देश के बड़े पत्रकारों, बड़े वकीलों, संविधानविदों और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों ने मिलकर बनाया था, जिसमें नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या थी। जस्टिस तारकुंडे, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, कुलदीप नैयर, रजनी कोठारी, इस तरह के शख्सियत, जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा, श्री रवि किरण जैन, एलपी नैथानी, बहुत बड़े बड़े लोग थे जो समाज में एक आइडियल के रूप में देखे जाते थे। उनके बीच में उनके साथ रहने का काम किया और फिर बहुत बड़े बड़े मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाओं में उत्तर प्रदेश में, और अब उत्तराखंड कहिए, वो एक अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप किया, लोगों को राहतें दिलाई, रियायतें दिलवाई, लोगों को के अधिकार की रक्षा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और तमाम कोर्ट्स के फोरम का इस्तेमाल किया, और एक बेहतर समाज बनाने का जो सपना जो यूनिवर्सिटी ने हमें दिया था, वो हम उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ले आए, और इस तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज भी मानवाधिकार के क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क हो, ह्यूमन राइट्स लीगल लॉ नेटवर्क हो, यूसीएल हो, और आज वर्तमान में हम लोगों ने अधिवक्ताओं के हक के लिए एक नया फोरम गठित किया है, अधिवक्ता मंच। और अधिवक्ता मंच जब गठित हुआ, उसी समय हिंदुस्तान में एक अजीब तरह का तूफान आया हुआ था। करीब 160 की बात है, अभी 2 साल पहले जब नागरिकता वाला कानून आया था, हिंदुस्तान में करीब 167 शहरों के पार्कों में महिलाएं धरने पर बैठी थी नागरिकता कानून के खात्मे के लिए। इलाहाबाद का मंसूर पार्क, जो ऐतिहासिक पार्क है, उसमें भी महिलाओं का एक लंबा धरना करीब 67 दिन का चला। उस धरने के दौरान बड़ी पुलिस ज्यादतियां हुई, बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बड़ी तरह के उत्पीड़न हुआ। तो अधिवक्ता मंच उसी समय इनके समर्थन में खड़ा हुआ और बहुत अच्छा रोल अदा किया। चाहे उनको जेल में उनके अधिकार दिलाने को हो, जेल के बाद उनकी जमानत करानी हो, उनको गुंडा वो और हम लोग का दायरा बढ़ा इलाहाबाद से, और मऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर में जहां जहां हिंसा हुई थी, जहां जहां पुलिस के लोगों ने मारा था और हत्याएं हुई थी, लोगों पर राजुका लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लोगों पर गैंगस्टर लगा, लोगों पर गुंडा एक्ट लगा, लोगों का जिला बदल हुआ, सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का लीगल असिस्टेंस दिया, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया और फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। और उसी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। यहाँ करीब 9-10 जून को, 22 महीने पहले कहा गया, नुपुर शर्मा के एक बयान पर अल्पसंख्यकों में बड़ा आक्रोश था, जिसके चलते 2-3 जून को कानपुर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगले शुक्रवार को इलाहाबाद में प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट पीसफुल था। कप्तान साहब के बयान के हिसाब से लोग नमाज पढ़ के घर में गए, लेकिन बड़े मिस्टीरियस तरीके से पुलिस और पब्लिक का क्लैश हुआ, कुछ आगजनी हुई, कुछ तोड़ फोड़ हुआ, कुछ भगदड़ मची, और एक बेहद शांतिप्रिय, बेहद कानून को मानने वाला एक जिम्मेदार नागरिक, जिनका इलाहाबाद के प्रशासन से भी बहुत अच्छा रिश्ता था, जो सिविल राइट्स के लिए, जो माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए, जो तमाम लोगों के, गरीब गुरबा, जो वंचित समाज के लिए बहुत काम करते थे, लीगल असिस्टेंस दिलाते थे, सोशल असिस्टेंस दिलाते थे, उनको एक बड़ी साजिश के तहत इसको कहा गया अटाला हिंसा, और कहा गया कि ये मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद। वो एक बहुत बड़ा मसला था, जिसमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी आधार के, जो उनका घर नहीं था, उनकी पत्नी का घर था, उसको सैकड़ों मीडिया के कैमरे और हजारों पुलिस वालों के और दसियों बुलडोजर और जेसीबी मैदान देखते देखते, तारीख अगर सही है तो शायद 10 या 12 जून को उन्होंने जमींदोज किया गया, और उसके बाद उनकी बीवी और बच्चों को ले आकर सिविलाइज महिला थाने में बहुत गैर कानूनी तरीके से रखा गया। उसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप किया।
उनको गिरफ्तारी हुई, सामान्य जो धाराएं लगाई गई थी आगजनी, लूटपाट, हिंसा की, और उसको फिर रास्ता में बदला गया, उनको उनके जेल नैनी से देवरिया भेजा गया। तो ये सारी लड़ाइयां उस समय करीब करीब 108 लोग ऐसे थे इलाहाबाद के नौजवान, जो ज्यादातर गरीब परिवारों के थे, जो घरों से घसीट के पुलिस द्वारा निकाले गए थे। उनको विभिन्न धाराओं में नैनी जेल में बंद किया गया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके कानून की जानकारी नहीं थी, उन्हें समाज में उनकी कोई पहचान नहीं थी। उस समय अधिवक्ता मंच और जावेद मोहम्मद का जो अपना संगठन था, वेलफेयर पार्टी या जमात से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मिलजुल कर उनकी बहुत अच्छी सेवा की। फ्री लीगल एड जिसको कहा जाता है, कि गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता, और वो सिर्फ इलाहाबाद के उन गरीब परिवार के बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को नहीं, बल्कि और शहरों से भी, जो हम लोग का कानपुर के लोगों से, अलीगढ़, हम लोगों ने रासुका के भी केस लड़े, गैंगस्टर के, गुंडा के भी। और एक नया कानून बना था कि साहब अगर आप सामाजिक उसमें कोई तोड़ फोड़ करेंगे तो उसकी वसूली आपसे की जाएगी। उसमें भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया मऊ में, और लोगों से लाखों रुपए की वसूली की सब प्रक्रिया चली, उसको भी हम लोगों ने स्टे कराया। और वो सिलसिला अभी तक जारी है, वो लड़ाई भी अभी तक जारी है। जावेद मोहम्मद के घर का मुकदमा अभी अधूरा पड़ा हुआ। जावेद मोहम्मद 21 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए, और आज भी अपने को इस लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। आज भी वो अपने वतन में वापस आना नहीं चाह रहे हैं। और एक ऐसा डरावना समाज है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे कोई भी अमन पसंद नागरिक अगर वो सत्ता से सवाल उठा रहा है, अगर वो लोगों के दुख दर्द से अपने को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सरकार के और पुलिस के और प्रशासन के निशाने पे है। और उसका घर, उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे अमन चैन से नहीं रह सकते, इसकी गारंटी सरकार दे रही है। तो जावेद मोहम्मद का जो सवाल है, वो सिर्फ जावेद मोहम्मद का नहीं, बल्कि वो बहुत सारे नौजवान उस हादसे से गुजर रहे हैं, उस परेशानी से, उलझन से गुजर रहे हैं, जिसमें उनको मजबूरी है, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपना शहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो लगातार 24 घंटे एक असुरक्षा के माहौल में रह रहे हैं। वो कब उठा लिए जाए, कब नए मुकदमे उन पर थोप दिए जाए, कब उन्हें सीखों के पीछे, सलाखों के पीछे खड़ा किया जाए, वो किसी को नहीं मालूम।